गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चेतन जी, नमस्ते। नमस्ते सर। तो सही दिख रहा है क्या सब चीजें? राइट सर, यू आर प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल सर। हम्म। तो मेरे को पीपीटी मेरी तरफ से शेयर करनी है या वहां से शेयर हो? सर आपकी तरफ से शेयर कर दीजिएगा। कर दिया है ना? राइट सर। शुरू कर लें। और चेतन जी, हेलो, आवाज आ रही है चेतन जी? हाँ सर, मुझे आवाज आ रही है। सर हाइडो की तरफ से एक सर है। Yes. गुड मॉर्निंग अंकुश जी। Good morning, Ji. You can start. We are streaming live. My only query is like how many, like what is the exact duration I need to continue, and then we can keep it there. And if any, like how are we going to proceed it? कौन कोऑर्डिनेट करने वाला है? Like I am, Ankur. हाँ, यू आर प्लानिंग टू कोऑर्डिनेट। आर देयर लाइक एनी ऑडियंस अटेंडीज? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने स्टेटस ही नहीं डाला मेरे स्टाफ को। अभी डाला है स्टेटस, मैं मिस Yes, कुकिंग वो करके। ग्रुप में वो व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस डालेंगे जय सर। हाँ अटेंडीज का जी। व्यूज। अटेंडीज जो सीन कर रहे हैं वेबिनार वो हाँ। जय सर व्हाट्सएप पे वो पुट करेंगे सब इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा है ना, तो वो जी। लास्ट में रिप्लाई करेंगे। तो कितने मिनट्स के लिए प्रेजेंटेशन लेनी है और उसका कितने मिनट क्वेश्चन रहेगा? आपका लाइक 1 आवर है, 10:30 to 11:30। हाँ, टोटल 1 आवर तक ब्लॉगिंग रखना है ना। प्रेजेंटेशन जो है वो कितने समय में खत्म करनी है? लाइक अब वो स्लाइड पे निर्भर है कि कितना पीपीटी में मतलब कितने स्लाइड्स हैं, काउंट्स हैं। 20 स्लाइड्स है तो जिसमें 20 की हाँ, करीब की कवर 45 मिनट्स में हो जाएंगे, 50 मिनट्स में जो भी बाकी सब जो क्वेरीज होगा वो 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी ठीक है, अटेंडेंस स्टार्ट करेंगे। कर दें फिर। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सो नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। ये पेशेंट्स के लिए एक प्लान प्रोग्राम है। इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया है अंकुर जी? जी होगा। यस, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है ना? तो यस। नमस्ते सभी पेशेंट्स और जो भी उनके रिश्तेदार हैं जो ये प्रोग्राम को सुनने के लिए आज अपने साथ जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम में अपन समझने वाले हैं एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब कि कमर के गठिया रोग के बारे में। तो आपको या आपके परिवार में अगर किसी को कमर संबंधित गठिया रोग है तो ये 1 घंटे का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा समझकर। तो कमर का गठिया रोग क्या हो? तो जैसे अपन समझते हैं कि हाथ पैरों को जब जोड़ों में सूजन आती है तो अपने को बाहर से दिखाई देता है कि अपने हाथ के जो जोड़ है वो सूज गए। पर जब कमर के जोड़ों में सूजन आती है तो वो बाहर से दिखाई नहीं देती। और वो बाहर से दिखाई नहीं देती इसीलिए कमर के जोड़ों की सूजन को कमर दर्द या पीठ दर्द की तरह बते। जैसे अपन ये ट्राई कर देंगे, तो ये जैसे आपने स्क्रीन पे भी देख रहे हो, हाथ में भी देख रहे हो। इस स्पाइन, तो इसमें क्या होता है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से कुछ जोड़ों से जुड़ी होती है। अगर ये हड्डियां एक दूसरे से कोई जोड़ से ना जुड़ी तो क्या होगा? ये एकदम से चिपकी रहेंगी, अपन आगे नहीं झुक सकते, गर्दन को इधर उधर नहीं हिला सकते, ऊपर नीचे गर्दन को अपन नहीं कर सकते। तो गर्दन की स्पाइन की मूवमेंट है ना, और अपनी रीढ़ की हड्डी की स्पाइन की मूवमेंट की वजह से अपने शरीर में लचक या गतिशीलता होती है, जिसके कारण अपन आगे झुक सकते हैं, साइड में झुक सकते हैं, गर्दन को घुमा सकते हैं। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि ये पूरा जो रीढ़ की हड्डी है अपनी, फाइनल अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी जो है, इसके अंदर कई सारे जोड़ हैं। और ये जोड़ों के एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट के कारण ये सब होता है। आप समझते हैं कि आर्थराइटिस जो है, ऐसा नहीं है कि जो आर्थराइटिस जो है वो केवल हाथ पैर के जोड़ों को ही प्रभावित करता हो। आर्थराइटिस रीढ़ की हड्डी के जोड़ों को भी प्रभावित करता है। तो जब ये रीढ़ की हड्डी के जोड़ों को प्रभावित करता है तो उसको एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस या एक्स, तो इसी का पुराना नाम था स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। एक बड़े ग्रुप का नाम है। तो अगर कोई पूछे कि क्या रोग है तो अपन कह सकते हैं स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है। जब ये रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है तो इसको एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस भी कहते हैं। तो ये एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस नाम ज्यादा प्रचलन में है और मरीज भी इसको ज्यादा समझते हैं। पर वो प्रकार है एक स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस की बड़ी समस्या का, जिसके अंदर अपन ये देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्यूजन होने लग जाता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जो स्पाइन को असर करने लगता है। तो सूजन वाला इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि उसमें सूजन होती है, जैसे हाथ के जोड़ में सूजन होती है तो उंगली का जोड़ फूल के बड़ा हो जाता है ना। उंगली के जोड़ फूल के बड़ा हो जाता है, कलाई फूल की बड़ी हो जाती है, वो लाल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं।
तो ये जो है स्पाइन को प्रभावित मुख्यतः करता है। ये स्पाइन के सभी लेवल्स को प्रभावित कर सकता है, जैसे सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबार स्पाइन और सेक्रल स्पाइन। पर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपन देखते हैं सेक्रोइलियक जो है। सेक्रोइलियक जोड़ कौन सा होता है? जो अपनी रीढ़ की हड्डी है वो जहाँ कूल्हे से जुड़ती है, तो उसके पीछे के ये दोनों जो जोड़ है इनको अपन बोलते हैं सेक्रोइलियक। तो ये एसआई जॉइंट या सेक्रोइलियक जॉइंट सबसे कॉमनली प्रभावित होते हैं, और ये इस रोग के अलावा बाकी रोग से उतना कॉमनली प्रभावित नहीं। तो जैसे अपन कूल्हे को देखते हैं, तो कूल्हे में क्या होता है कि कई सारे जोड़ हैं कूल्हे के अंदर। अब मरीजों को ये समझ नहीं आता है कि उनको दर्द कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये जो जोड़ है, जैसे कूल्हे का जोड़ है, ये बहुत डीप होता है। तो हिप पेन या कूल्हे का पेन मरीजों को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ है। और ऐसे ही पीठ के अंदर पीछे जो दर्द होता है वो वास्तव में ये रीढ़ की हड्डी के पीछे के जोड़ों के कारण होता है। मरीज इसको समझ नहीं पाता, क्योंकि सूजन बाहर से दिखती नहीं। अब इसी की वजह से क्या होता है, पुट्ठों में दर्द होने लग जाता है। अपने जो पुट्ठे होते हैं उसके अंदर बटक्स में दर्द होने लगता है। और ये जो दर्द होता है मोस्टली ऑल्टरनेटिंग होता है, मतलब कि पहले एक तरफ होता है, फिर थोड़े समय बाद में दूसरी तरफ होता है। तो ये ऑल्टरनेटिंग बटक पेन जो है सेक्रोइलियक जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर। और ये जो दर्द रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूजन है, तो ये एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर को फॉलो करता है कि सुबह उठते ही पेशेंट को कमर में जकड़न होती है, या फिर रात के दूसरे तीसरे हाथ में पेशेंट को कमर में जकड़न। और इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि कई सारे और जॉइंट रहते हैं जिनको फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। मतलब कि एक रीढ़ की हड्डी दूसरी रीढ़ की हड्डी से जिस जोड़ पे जुड़ती है उस जोड़ को कहते हैं फैसेट जॉइंट। दोनों रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है, जैसे आप इसमें भी देखेंगे तो एक डिस्क है। अब ये डिस्क जो है ये भी जुड़ी होती है, ये डिस्क जो है ये भी जुड़ी होती है रीढ़ की हड्डी से, और इस जोड़ को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क और डिस्कोवर्टिब्रल जॉइंट। तो ये जोड़ के अंदर भी सूजन आ सकती है, ये जोड़ के अंदर भी सूजन आ सकती है ना। और कभी कभी जैसे अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं sciatica हो गया, तो उसमें क्या होता है कि डिस्क पीछे आ जाती है और वो निकलने वाले नसों को दबाती है, जो एक अलग समस्या है। तो हर पीठ का दर्द sciatica नहीं होता, हर पीठ का दर्द sciatica नहीं होता, और हर पीठ का दर्द एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं होता। अब अपने को कैसे पता चले कि मेरे को एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है और ये sciatica नहीं? तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण फीचर है कि सबसे पहले तो अपने को, अगर कोई भी सिम्टम रहता हो, जैसे कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है ना, कमर के निचले, तो अपने को एक क्वालिफाइड रोमेटोलॉजिस्ट से मिलना मिलना चाहिए, और मिलकर समझ आना चाहिए कि क्या उनके कंसर्न है। तो जो sciatica का दर्द होता है, sciatica का जो दर्द है उसमें कमर से पीछे से पैर में नीचे की तरफ दर्द जाता है। तो पेशेंट को एक फील होता है कि पीछे से दर्द शुरू होकर पैर में नीचे दर्द, और उनको पैर में बहुत झुंझुनी होती है, जलन होती है, ये सब लक्षण रहते हैं, तो वो sciatica है, वो नस के दबने का दर्द। लेकिन अगर सुबह सुबह उठते ही कमर में दर्द रह रहा है, रात को करवट बदलने में दर्द रह रहा है, और ये जकड़न के साथ में रह रहा है, तो वो मोस्टली एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस रोग का हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, sciatica जो है वो एक एज के बाद ज्यादा कॉमनली दिखता है, जबकि एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस यंग मेल के अंदर सबसे ज्यादा होता है। मतलब लड़कों को ये इस प्रकार का गठिया रोग होता है जो 20 से 30 साल की उम्र में यूजुअली शुरू हो जाता है। तो मोस्टली वो लोग क्या याद करते हैं कि जब वो कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो सुबह उठते थे तो कमर एकदम जकड़ी रहती थी, कॉलेज स्कूल में। और फिर बाद में थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद ठीक हो जाती थी, तो वो उसको इग्नोर कर देते थे। उनको उन्होंने मान लिया कि सुबह सुबह की जकड़न जो है वो दिनचर्या का नियमित भाग, तो उसके साथ में ये चीजें, और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। अब कैसे इसको पता लगाते हैं कि सेक्रोइलाइटिस है कि नहीं? तो अपन क्या करते हैं उसके लिए एक्सरे कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप रहता है एक्सरे। लेकिन अब ये समझिए कि एक्सरे में केवल एडवांस सेक्रोइलाइटिस जो है वही पकड़ने आता है। जो शुरुआती अवस्था है जिसके अंदर हड्डियों में उतने चेंजेस नहीं आते हैं, जोड़ की सॉफ्ट टिश्यूज में चेंजेस आते हैं, वो एक्सरे में मिस हो जाते हैं। तो एक्सरे के अंदर चेंजेस क्या आ सकते हैं, दोनों तरफ की बोन्स जो है उनमें सूजन रह सकती है, वो व्हाइट ज्यादा कलर की दिख रही है। किनारे जो है वो वहां से कभी कभी कट जाते हैं, जिनको इरोजन कहते हैं। लेकिन अर्ली सेक्रोआइलाइटिस में एक्सरे से कुछ नहीं मिलता, है ना। अर्ली फेज में एक्सरे से कोई फायदा नहीं होता, तो अर्ली फेज में अपने को एमआरआई की तरफ जाना पड़ सकता है, और एमआरआई पर्टिकुलरली ये जोड़ती है। अब इसमें क्या होता है कि कई मरीज जो है एलएस स्पाइन की एमआरआई करा के आ जाते हैं, और वो बोलते हैं सर हमने तो एमआरआई करा ली। अब देखो क्या होता है कि जब अपन एलएस स्पाइन की एमआरआई कराते हैं, तो ये स्पाइन, तो इतने हिस्से की वो एमआरआई करते हैं, और जिस जोड़ में सूजन आनी है वो ये जोड़ है। अब इसके अंदर ये यहाँ से लेके पीछे की तरफ तक ऐसे जोड़ जाता है, तो ये जोड़ उस एमआरआई सीक्वेंस में कवर ही नहीं होता। मतलब कि एसआई जॉइंट जो है एल स्पाइन की एमआरआई में पूरी तरह कवर नहीं होता। जो मरीज एमआरआई कराते हैं वो ये भागती रहती है।
अपना बीमारी जो है वो ये भाग के अंदर रह रही है और ये भी आगे से पीछे की तरफ ऐसे जा रहा है, तो वो बिल्कुल भी उसमें मिस हो जाता है। तो फिर क्या होता है, अपने को मरीजों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आपने जो एमआरआई करवाई है शायद वो लंबो सेक्टरल स्पाइन की करवाई है और जो रोग है वो उससे थोड़ा सा दूर ऐसा ही जॉइंट, तो उसके लिए अपने को डेडिकेटेड एमआरआई करवानी पड़ सकती। तो ये मरीज, वैसे तो हम मरीजों को ये सब बातें समझाते हैं, कभी कभी बिजी ओपीडी रहती है तो अपन उस बात में एम्फोसिस नहीं दे पाते, और या फिर क्या होता है कि कभी कभी जब मरीज खुद इतना टेंस होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति शक्ति जो है क्षीण हो जाती है चिंता के अंदर, तो जो हम बताते हैं उसका 20% ही मरीज के दिमाग के अंदर है। तो इसलिए वीडियोस और चैनल्स ये सब आवश्यक है ताकि हम रोग को समझें, ताकि हम समझें कि क्यों अलग से एसआई जॉइंट की एमआरआई ऑर्डर करनी पड़ती है, क्यों एलएस स्पाइन की एमआरआई में नहीं आता। तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की तरफ बन जाए, बस समझे बीमारी को जड़ से। देखते हैं आगे फिर क्या है। तो ये कौन होता है जिसको एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस होता है? मोस्टली एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस पुरुषों में हो सकता है, पर ये किसी को भी हो सकता है। इसकी कम्युनिटी प्रेवलेंस की बात करें तो आप ये समझो कि हर तो 200 में से एक व्यक्ति को ये रोग, हर 200 में से एक व्यक्ति को, मतलब एक क्लास में अगर 200 लोग बैठे हैं तो मोस्टली 200 में से एक व्यक्ति को एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस होगा। ओके, ये एक प्रेवलेंट बीमारी, इसमें फैमिली और जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को गठिया है तो आपको गठिया होने की संभावना है बाकी लोगों की तुलना में थोड़ी अधिक है। और पर्टिकुलरली किसमें, जब ये एज यंग है। जैसे एक भ्रांति लोगों में रहती है कि गठिया जो है वो एक ओल्ड एज की बीमारी, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं। गठिया किसी भी एज में हो सकता है। और ये जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो रोग है ये 45 ईयर्स की एज के यूजुअली पहले होता है। तो मतलब कि कमर का दर्द लड़कों में कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, और 45 ईयर्स की एज के पहले जो रात को सेकेंड हाफ में जाना है, जिसमें बटक्स में दर्द हो रहा है, जिसमें सुबह सुबह की जकड़न है, जो एक्सरसाइज से इंप्रूव करता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये बताते हैं कि एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस या स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस हो सकता है। और फैमिली हिस्ट्री का होना, मतलब परिवार में किसी का भी आर्थराइटिस संबंधित रोग होना, ये संभावना को बढ़ा देता है कि किसी भी प्रकार से गठिया रोगों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती, ज्यादा संभव। फिर समझते हैं कि उसमें और क्या होता है, एक जीन है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसनॉमर है, कॉन्सेप्ट है, इसको भी अपन एड्रेस करेंगे। HLA-B27 क्या? तो सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि HLA-B27 एक जीन है ना? तो अगर ये किसी को पॉजिटिव है तो ये उसको जीवन पर्यंत पॉजिटिव थी, है और रहे। मतलब कि अगर किसी की आयु 22 साल है तो वह HLA-B27 संबंधित रोग उसको कितने सालों से होंगे? 23 साल से, जब वो अपनी माँ के पेट में थे, जब उनके जीवन की पहली कोशिका बनी, तब ही ये जीन आ गई थी। जीन का मतलब है कि आपका जेनेटिक्स, वो तो हमेशा से थी। तो HLA-B27 की टेस्ट एक बार भी अगर पीसीआर मेथड से स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से हो गया है तो उसको जीवन में रिपीट कराने की आवश्यकता नहीं है, पर्टिकुलरली पॉजिटिव टेस्ट। फिर अपन देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम HLA-B27 लिखते हैं तो लोग है ना आउटडेटेड पुराने तरीकों से फ्लो साइटोमेट्री मेथड से उसको करा लाते हैं। अब ये फ्लो साइटोमेट्री में 1/3 पेशेंट्स में HLA-B27 मिस हो जाता है। मतलब कि वो इसलिए नहीं है कि मरीज को है नहीं, वो इसलिए मिस होता है क्योंकि वो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी पुरानी है। किंतु ये सस्ता टेस्ट, मतलब इसकी कॉस्ट जो रहती है 1,500 तक रहती है, पीसीआर की कॉस्ट 3,000 तक रहती है। तो लैब वाले जो होते हैं कभी कभी मरीजों को मिसगाइड कर देते हैं, सर ये टेस्ट तो हम 1,500 में करा देंगे, आपको वहां पे 3,000 रुपये बता रहे थे। और वो ये नहीं बताते हैं आपको कि आप उन्होंने चुपके से टेस्ट को करने का मेथड बदल दिया है। और वो बदला हुआ मेथड जो है वो 1/3 चांसेस को बढ़ा देगा कि आपको वो टेस्ट पॉजिटिव होते हुए ही नेगेटिव परिलक्षित होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि जब भी अपन कोई जांच करवाए, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टेस्टिंग जैसे HLA-B27, हमेशा स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से करें, हमेशा स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। नहीं तो क्या होगा, हाई लाइकली चांसेस हैं कि आपकी रोग मिस हो जाएगा और आप ये डॉक्टर डॉक्टर के चक्रव्यूह में घूमते रहो। पर भारतीय मानसिकता क्या कहती है? एनी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। मतलब भारतीय लोगों को अपने स्वास्थ्य पे किया गया खर्चा जो है बिल्कुल वेस्ट लगता है। वो सेम मरीज है ना, 3,000 रुपए किसी के मिलने जाएगा, वहां पे दे देगा, कुछ भी कर लेगा, है ना, कहीं भी उस 3,000 रुपए के कचौरी समोसे खा लेगा। लेकिन वो 3,000 रुपए अगर उसको HLA-B27 के लिए जांच के लिए देने पड़ जाए जिससे उसके स्वास्थ्य सुधर सकता है, वो उसको भारी। तो इसके पीछे जो माइंडसेट है, एक तो वो इंडियन माइंडसेट है कि ऐसा नहीं है कि बहुत लोग गरीब हैं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। जो मेजोरिटी है उनको हेल्थ पे किया हुआ एक्सपेंडिचर वेस्ट लगता है।
और उनको ये समझ नहीं रहती कि जो मान लो कि अगर जैसे कोई पेन है, तो अगर जैसे अपन बात करें कि अगर ये पेन जो है, ये पेन अगर 25 रुपए का है तो इसमें 45 रुपए की रिफिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर रिफिल की कॉस्ट 45 है तो पेन कम से कम 55 रुपए का तो होगा। लेकिन अगर कोई आपको टेस्ट के रिएजेंट से भी कम की रेट में आपको लैब रिपोर्ट्स भी निकाल के दे रहा है ना, जितने में तो रिएजेंट ही नहीं है, मतलब एक्चुअली B27 को PCR मेथड से टेस्ट करने के रिएजेंट ही 1,500 2,000 के आज की तारीख। तो उससे कम रेट में कोई रिपोर्ट निकाल के दे रहा है तो मोस्टली वो आपको या तो फॉल्स रिपोर्ट दे रहा है, क्योंकि ऐसे स्कैमर्स बहुत ज्यादा है। और उसका सारा भुगतान जो है वो ले देके वो 1,500 का भुगतान मरीजों को करना पड़ता है। और उसके साथ में और कौन सफर करता है? ट्रीटिंग डॉक्टर सफर करते हैं, क्योंकि वो गलत रिपोर्ट के बेस पे अब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, है ना। अब हम तो क्या बोलते हैं कि भैया आप जो रिपोर्ट लेके आओगे उसको मानना पड़ेगा और आपका इलाज उसी के अनुसार चले। इसलिए अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन इस चीज को समझें कि स्टैंडर्ड प्रमाणिक लेबोरेटरी से ही एक्चुअली B27 की टेस्टिंग करवाएं। और जब भी करवाते हो PCR मेथड से करवाओ। जीवन में एक बार ही टेस्ट होता है, नेगेटिव है तो जिंदगी भर नेगेटिव रहेगा, और अगर पॉजिटिव है तो जिंदगी भर पॉजिटिव रहेगा। और लेकिन केवल जीन होने से रोग नहीं होता। तो मतलब कि जैसे मान लो पेशेंट एक्स को एक्चुअली B27 पॉजिटिव है ना, और उसको गठिया रोग भी है, और पेशेंट वाई जो है वो उसका भाई है। अब इसने भी अपना टेस्ट करा लिया कि मेरे को भी ये दिक्कत हो सकती है, उसका भी एक्चुअली B27 पॉजिटिव आ सकता है। भाइयों में 50% चांस है कि पॉजिटिव हो। लेकिन जीन होने मात्र से रोग नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो भाई, जो पेशेंट एक्स का भाई है, वो अगर स्मोकिंग कर रहा हो, तंबाकू खा रहा हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो, हाइट के अनुसार अधिक वजन में हो, तो ज्यादा चांसेस है कि उसको गठिया संबंधित रोग हो जाए। तो मतलब वो रिस्क पे है, पर केवल HLA-B27 पॉजिटिव होने से रोग नहीं, है ना। लेकिन जिन फैमिली में HLA-B27 रोग करवाता है उनमें अधिक चांसेस है कि रोग ऐसे होने लगे। फिर उसके बाद समझते हैं एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस जो है स्पाइन को कैसे प्रभावित करता है। तो अपन ने क्या देखा कि जो रीढ़ की हड्डी है वो एक दूसरे से फैसेट जोड़ों से जुड़ती है। डिस्को वर्टिब्रल जॉइंट होते हैं जहाँ पे डिस्क वर्टिब्रा से जुड़ती है। अब इनमें फैसेट जॉइंट जो है, मतलब एक रीढ़ की हड्डी दूसरी रीढ़ की हड्डी से जहाँ जुड़ती है वहाँ सूजन आ जाती है। उसके साथ ही डिस्क जहाँ वर्टिब्रा से जुड़ती है वहां भी सूजन आ जाती है। तो इसको अपन इन्फ्लेम्ड स्पाइन कहते हैं, है ना। और ये धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ये पूरा स्पाइन जो है ये फ्यूज होने लग जाता है। पूरा स्पाइन जो है ये फ्यूज होने लग जाता है, मतलब कि एक रीढ़ की हड्डी दूसरी रीढ़ की हड्डी पे चिपकने लग जाती है ना। तो ये पूरा जो फ्यूजन है इसको अपन कहते हैं कि अब उसको एनकाइलोसिंग हो गया है। तो एनकाइलोसिंग शब्द का मतलब है कि रीढ़ की हड्डी एक दूसरे से चिपक गई है। अब जब ये एनकाइलोसिंग के स्टेज में पहुंच जाते हैं तो दवाइयों की असर जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर मरीज टाइम से आ जाए, मतलब कि इन्फ्लेम स्पाइन के फेज में आए, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स अपने को ट्रीटमेंट से मिलता है। तो इन दोनों डायग्राम को देखने से अपने को क्या समझ में आता है कि अगर लक्षण रह रहे हो तो त्वरित इन्वेस्टिगेशन, त्वरित डायग्नोसिस और त्वरित ट्रीटमेंट आपको स्पाइन फ्यूज होने से बचा सकता है। लेकिन इतनी ही लापरवाही उल्टा आप अगर करो कि नहीं देख लेंगे, अगले साल देख लेंगे, अगले महीने देख लेंगे, नहीं कुछ ज्यादा नहीं है, फिर धीरे धीरे स्पाइन फ्यूज हो जाएगा। फिर जितना स्पाइन फ्यूज हो गया उतने के विषय में तो डॉक्टर भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपी से थोड़ी मूवमेंट सुधरेगी लेकिन हर कुछ नहीं सुधर सकता। तो ये चीज को अपने को समझना रहता है। फिर उसके बाद में आते हैं कि ये जो एनकाइलोसिंग जो है ये धीरे धीरे क्या होगा कि बाकी शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकता है। तो समझते हैं कि इसके क्या क्या फीचर हो। तो कुछ लोगों को आंखों में एकदम से सूजन आ जाती है जिसको अपन यूवीआइटिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एकदम से आंख जो है वो सूज के लाल हो जाती है, और ये लाल आंख के साथ में धुंधला दिखने लगता है। तो कई लोगों को एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में केवल आंखों में सूजन आती है, केवल यूवीआइटिस होता है, केवल यूवीआइटिस। फिर इसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होने की जगह ऐसे आगे कुबड़ निकल जाती है, तो इसको अपन हाइपर काइफोसिस कहते हैं। इसी की वजह से कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है जिसको अपन इन्फ्लेमेटरी बैकएक कहते हैं। मतलब कि अपनी रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर सूजन के कारण, उसके अंदर सूजन के कारण सुबह उठते हो तो जकड़न, रात को दूसरे हाफ में जकड़न, और एकदम से आगे नहीं झुका जाना, एक्सरसाइज से इंप्रूव करना, पेशेंट को थकान बनी रहती है। कई लोगों को एडी में और पसली में दर्द होता है। एडी और पसली का दर्द, सुबह उठते हैं तो पहला कदम जमीन पे रखा ही नहीं जाता, क्योंकि एडी में एक्यूलेट टेंडिनाइटिस या प्लांटर फेशियाइटिस हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों के हाथ पैर के जोड़ों में सूजन आ जाती है। मोस्टली इन लोगों को सूजन आती है पैर के जोड़ों में, एंकल्स में, घुटनों, है ना। और सुबह सुबह की जकड़न बनी रहती है। थकान एक इसका बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, जैसे ही बीमारी कटने लगती है थकान भी सुधरने लगती है। तो इसके तो मुख्य लक्षण है, एक तो क्या है, क्रॉनिक लो बैक एक, मतलब कि रात को सेकेंड हाफ में होने वाला दर्द जो 3 महीने से ज्यादा है, व्यायाम से इंप्रूव करता है और सुबह सुबह जकड़न करता है ना। और इसकी वजह से एडी
और घुटने और हाथ पैर के जोड़ों में सूजन रह सकती है। अब क्या होता है, ये भी एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस चेस्ट वॉल को प्रभावित करता है। चेस्ट वॉल का मतलब क्या है, जैसे अपन सांस लेते हैं तो सांस फूलती है। अब क्या होगा कि ये सांस को फुलाने के लिए रिब केज को फैलना होता है। जैसे हम सेना में भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं, छाती फूलती है कि नहीं फूलती। तो छाती को फूलने के लिए जोड़ो, जो आगे जो पसलियां जुड़ी है वहां पे, पीछे जो पसलियां जुड़ी है वहां पे। अब एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस रोग में या फिर स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में इन जोड़ों में सूजन हो जाती है। और फिर बाद में इलाज ना लो तो फ्यूज हो जाता है, तो पेशेंट सांस तो लेता है लेकिन छाती नहीं फूलती है। इसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होने लगती है और स्पाइन के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आंखों में एकदम से सूजन आ जाती है, आंखें लाल हो जाती है और धुंधला दिखाई देता है। इस समस्या को अपन यूवीआइटिस कहते हैं। इसी के कारण हो जाता है सोरायसिस। सोरायसिस का मतलब होता है क्या, चमड़ी पर पपड़ी, खुजली और चकत्ते पड़ना। तो ये सोरायसिस जो है एक प्रकार का चर्म रोग है, ये सर पे कैंसर को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से नाखून में गड्ढे पड़ सकते हैं, नाखून खराब हो सकते हैं। सोराइटिक आर्थराइटिस मतलब कि सोरायसिस से संबंधित आर्थराइटिस जो है, ये भी एक बहुत कॉमन समस्या है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सोरायसिस संबंधित आर्थराइटिस है, सोराइसिस संबंधित आर्थराइटिस, इसमें सारे ब्लड टेस्ट जो है वो नॉर्मल रहते हैं, है ना। तो अगर मरीज ये हिस्ट्री छुपा ले कि मेरे को सोराइसिस था, या फिर मान लो कि सोराइसिस ऐसी जगह है जो मरीज कंफर्टेबल नहीं है बताने के लिए, जैसे ब्रेस्ट के नीचे सोराइसिस है, या बटक्स के पास सोराइसिस है, या एक्जिला में, नाभि के पास में, प्राइवेट पार्ट्स के पास में सोराइसिस है, तो मरीज कभी कभी ये बात नहीं बताते हैं, छुपा लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, डायग्नोसिस उनका क्लियर नहीं होता। तो इससे एक ये भी बात समझ में आती है कि डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। डॉक्टर के साथ में पूरी ट्रांसपेरेंसी से आपको अपनी बात रखनी चाहिए। डॉक्टर्स मोस्टली नॉन जजमेंटल होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका केवल इंटेंशन है कि आपका स्वास्थ्य सही हो। और आपके स्वास्थ्य को सही करने के लिए जितना आप उनको इनपुट दोगे, जितनी डिटेल में उनको हिस्ट्री दोगे, उतना ही वो आपकी सहायता कर पाएंगे। फिर अपन बात करते हैं क्रॉन्स डिजीज के बारे में। तो क्रॉन्स डिजीज क्या होती है, ये आंतड़ियों की एक सूजन की बीमारी होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स। इसमें लैट्रिन में खून आने लगता है, मतलब पेशेंट को एक तो मोशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार मोशन पास करने जाना है। और उसके साथ में क्या होता है, मोशन के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। और ये ब्लीडिंग जो है, पेट में दर्द, ब्लीडिंग, ये इस कंडीशन को कलेक्टिवली कहते हैं आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज। तो इसका डायग्नोसिस जो है कोलोनोस्कोपी, मतलब लैट्रिन के रास्ते से एक पाइप डाल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं, या फिर कुछ टूल टेस्टिंग से होता है। और इसके साथ भी स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस एसोसिएटेड होता है। स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस हार्ट को प्रभावित कर सकता है। एक वाल्व होता है हार्ट में जिसको एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, जहाँ से महाधमनी के लिए खून जाता है। लंबे समय तक रहने वाला इन्फ्लेमेशन एओर्टिक वाल्व को घिस देता है। तो अगर किसी ने एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है और ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो उनको चांसेस है कि उनका एओर्टिक वाल्व खराब हो सकता है। तो ये चीजें अपने को समझनी पड़ती हैं, है ना। कि इससे क्या समझ में आया अपने को इस वाली बात से, कि एक मल्टी सिस्टम रोग है। ऐसा नहीं है कि रोग जो है वो केवल आपके जोड़ों को प्रभावित करता है, ये एक प्रकार का ऑटो इन्फ्लेमेटरी रोग है। मतलब ये सूजन जो है HLA-B27 या अन्य कारणों से स्वयं हो सकती है। यहाँ पर एक और बात मैं हाईलाइट करूंगा कि अगर HLA-B27 नेगेटिव है तो भी आपको ये रोग हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब मैं ये लिख रहा हूँ कि HLA-B27 जो है ये केवल 30% लोगों में ही पॉजिटिव होता है, 30 to 50%। तो मतलब 70 to 50% चांस है कि HLA-B27 नेगेटिव होते हुए भी स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस हो। तो ऐसा नहीं सोच लेना है कि सर मैंने तो HLA-B27 भी करवा ली, वो भी नेगेटिव है। तो वो भी नेगेटिव है, और अगर आपके लक्षण ये सब रह रहे हैं तो हाई लाइकली चांसेस है कि आपको स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस हो सकता है। HLA-B27 इसकी जेनेटिक्स का 30 to 50% ही टेकर करता है। उसके अलावा अन्य भी टेस्ट होते हैं, लेकिन अन्य टेस्ट इतने कॉस्टली होते हैं कि उनको कराने का कोई औचित्य ही नहीं। अगर आपका सिम्टोमेटोलॉजी पूरे रोग के साथ में फिट बैठता है तो। फिर आगे सब चर्चा करते हैं इसके बारे में। आगे अपन ने देखा कि इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना। देखो गठिया रोग विशेषज्ञ, ये अपने को एक तो पता होना चाहिए कि कौन होते हैं, किसको दिखाना है। जब कोई भी रोग हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने रोग और लक्षणों को देखते हुए अपने को एक ट्रीटमेंट किसको दिखाना है वो समझना बहुत आवश्यक है। तो रोमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो गठिया रोगों के स्पेशलिस्ट होते हैं। मोस्टली इनकी जो डिग्री होती है DM या DRNB, रोमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, ये इनकी डिग्री होती है ना। तो अपने को अगर ये लक्षण रह रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर बीमारी को समझो, है ना। दूसरी बात है कि चिकित्सक पहचानो। ऐसा नहीं कि आज आयुर्वेद, कल होम्योपैथ, परसों PMR, इधर उधर भटकते रहेंगे तो फिर ये समस्याएं कभी नहीं सुलझेगी, कभी नहीं सुलझेगी, है ना।
फिर क्या होता है कि जब आप रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, मोस्टली रोमेटोलॉजिस्ट डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम जूनियर डॉक्टर्स रखते हैं जो डिटेल हिस्ट्री लेते हैं पहले, फिर वो हमारे पास भेजते हैं ताकि कोई हिस्ट्री का कंपोनेंट मिस ना हो जाए, और फिर हम पेशेंट से सारी हिस्ट्री वेरीफाई करते हैं कि कोई चीज मिस ना हो, क्योंकि हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एग्जामिनेशन, अगर किसी को एक आध जगह पे दर्द है, फोकल पेन है, तो वो अलग केस है, उसको मोस्टली ये नहीं होगा। लेकिन अगर ये दर्द काफी लंबे समय से बना हुआ है, मोस्टली 3 महीने से ज्यादा वाले दर्द के पेशेंट ही हमारे पास आते हैं, जिनको बहुत एक्यूट पेन होता है, उनको तो शायद पता भी नहीं होता है कि वो रोमेटोलॉजिस्ट से मिल भी सकते हैं, और शायद आवश्यक भी नहीं। उनको मिलना चाहिए जो सिम्टोमेटोलॉजिकली रोमेटोलॉजिकल रोगों में फिट होते हैं, जैसे 3 महीने से ज्यादा कमर का दर्द जो सुबह सुबह परेशान है ना। और अगर मान लो आपकी फैमिली में किसी को आर्थराइटिस है, तो ज्यादा चांसेस है कि आपको आर्थराइटिस हो जाए, है ना। फिर अपन एक्सरे करवाते हैं, मोस्टली एक्सरे रहता है पेल्विस का, स्पाइन का, एडी का। और अगर रिक्वायर्ड है तो अपन एसआई जॉइंट की एमआरआई कराते हैं। एसआई जॉइंट होता है जो अपनी रीढ़ की हड्डी जहाँ पे कूल्हे से जुड़ती है, उस जोड़ की डेडिकेटेड एमआरआई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया, ये जो जोड़ है ये आगे से ऐसे पीछे की तरफ जाता है, तो एलएस स्पाइन की एमआरआई में ये नहीं आता है, तो इसको अलग से करके देखना पड़ता है, पर्टिकुलरली अर्ली स्टेजेस में, पर्टिकुलरली उन केसेस में जिनका HLA-B27 नेगेटिव रह रहा हो। तो ये चीजें अपने को समझनी पड़ती। फिर HLA-B27 जो है ये रहता है 30 to 50% पेशेंट्स में। अब इसको कैसे ठीक करोगे? डायग्नोसिस तो बना लिया आपने, जांच करा लिया, आप रोमेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, एग्जामिन करवा लिया। तो सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट रहता है एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे इसमें अपन नेप्रोक्सेन दे रहे हैं, है ना, या फिर इटोरिकॉक्सिब दे रहे हैं, तो ये कोई पेन रिलीफ मेडिसिन नहीं है केवल, है ना। इनकी वजह से जोड़ों की सूजन कम होगी। पेन किलर को लेके मरीजों के मस्तिष्क में बहुत भ्रांतियां होती हैं। उनको लगता है कि पेन किलर जो है वो बहुत ही नुकसान की दवाइयां हैं, और है भी। लेकिन पेन किलर किनको नुकसान करती है? पेन किलर उनको नुकसान करती है जो पूरे गठिया का इलाज जिंदगी भर पेन किलर पे ही करते रहते हैं, 1 साल तक पेन किलर ही खाते रहते हैं, उनकी किडनी खराब हो जाती है। या फिर किसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, डायबिटीज की वजह से किडनी में दिक्कत है, या फिर पथरी की वजह से किडनी में दिक्कत है, और वो 2-4 महीने तक इटोरिकॉक्सिब खा रहे हैं या नेप्रोक्सेन खा रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये दवाइयां आपके मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करती, दर्द की संवेदना को यहाँ से नहीं हटाती, ये आपके जोड़ों की सूजन को कम करती है, और सूजन को कम करने के प्रभाव से आपको दर्द में राहत अनुभव की। तो इसको अपन कहते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी पेन रिलीफ मेडिसिन। तो कई बार क्या होता है कि हम जब मरीजों को लिखते हैं कि है ना आप 30 डेज के लिए इटोरिकॉक्सिब का एक शॉर्ट कोर्स करके ये दूसरी गोली शुरू कर, तो वो क्या करते हैं, सर ये तो पेन किलर है, हम तो खाएंगे ही नहीं, है ना, हमने तो बाहर जाके पढ़ा कि सर ये तो पेन किलर है। ऐसा कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो आप अपने ट्रीटिंग रोमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। जब आप डिस्कस करोगे, अपना प्रश्न रखोगे, उत्तर सुनोगे, तो वार्तालाप और संवाद से आपकी समझ बढ़ेगी। पर इसके विषय में और पढ़ सकते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध, चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, कितनी सारी चीजें। लेकिन क्या क्या सही होना चाहिए? प्रॉम्प्ट सही होना चाहिए, आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए, और अगर डाउट है तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर से क्लैरिफाई करना चाहिए। तो इस दवाई को लेने से क्या होगा, सूजन कम हो जाएगी। फिर दूसरी जो अभी दवाइयां इसमें सबसे ज्यादा यूज हो रही है उनको बोलते हैं जैनस काइनेज इनहिबिटर। तो इस ग्रुप के अंदर दो दवाइयां हैं, टोफासेटिनिब और उपादासेटिनिब। ये इंडिया में अवेलेबल है। इसके अलावा भी कुछ दवाइयां और है, फिल्गोटिनिब, और इसके अलावा है पैरिसिटिनिब, ये अभी इंडिया में नहीं अवेलेबल है। तो ये आने वाले 4-5 सालों में ये भी इंडिया में आ जाएगी। अब टोफासेटिनिब 2021 से मार्केट में है, उपादासेटिनिब 2026 में आई। पर उपादासेटिनिब की रिलेटिवली एफिकेसी बेटर है, और शायद उसकी सेफ्टी प्रोफाइल भी टोफासेटिनिब से ज्यादा। लेकिन अब गूगल आंटी को पढ़ के या चैट जीपीटी भैया से बात करके अगर आपने जेनस काइनेज इनहिबिटर स्वयं से शुरू कर लिए हैं, तो आप बड़ी समस्याओं में फंस सकते हो। क्योंकि जेनस काइनेज इनहिबिटर क्या है, ये एक स्पेसिफिक दवाई है जो सेल्स के अंदर होने वाले इंफ्लामेशन को, जैसे इंफ्लामेशन के संदेश वाहक होते हैं साइटोकाइन, वो उनके एंट्री लेवल पे रोक देती है ना, मतलब जो कोशिका को सूजन की सूचना मिलती है उसको रोकती है। लेकिन इसके कई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो हर मेडिसिन एक सही चिकित्सकीय मार्गदर्शन में ही दवाई, अगर आप उसको सेल्फ ट्रीटमेंट में लेने लगे हो या उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल को नहीं समझते हो, तो वो जहर भी हो सकता है। तो अब टोफासेटिनिब या उपादासेटिनिब को देने से पहले कई सारे प्रीरिक्विजिट्स रहते हैं जो रूमेटोलॉजिस्ट आप में चेक करते हैं, फिर उसके बाद ही वो देते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इन्फेक्शन की स्क्रीन। तो इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये आपकी ऑटो इम्यून बीमारी है, इम्यूनिटी ओवर एक्टिव है। अपन ट्रीटमेंट देखिए इसको बैलेंस आउट करें, लेकिन ट्रीटमेंट देने के साथ ही इम्यूनिटी कम भी हो सकती है, तो अपन कुछ इन्फेक्शन को पहले ही स्क्रीन करें, जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस टी वायरस, और लेटेंट टी। तो ये जो वर्कअप है ये सभी में हमको नेगेटिव चाहिए, ताकि हम ये आपको ये दवाइयां शुरू कर सकें। कई बार ये होता है कि जैसे कभी मान लो हमने पेशेंट को लिखी जांच है,
और कहीं से बताना अगर रह गया तो मरीज बोलता है, अरे डॉक्टर साहब ने तो हमारी HIV की जांच लिख दी, है ना, अरे डॉक्टर साहब ने तो मेरा TB की जांच लिख दी। तो ऐसा कोई भी डाउट हो, अगर डिस्कशन में रह भी गया है तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से समझ सकते हैं। पर बहुधा क्या होता है कि हम बता तो देते हैं, पर मरीज जो होते हैं ना, जब सामने बैठे होते हैं तो इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि हम जितना बताते हैं उनका 25% ही रजिस्टर करते हैं। तो हमने बताया भी होगा ना कि सर ये जांचें हम करवा रहे हैं, ये हमको ट्रीटमेंट के पहले नेगेटिव चाहिए इसलिए, फिर भी वो बाहर जाते हैं वो चीजें भूल जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपन इन वीडियोस को सुने, समझे, रोग के बारे में समझे। तो ये तो प्री रिक्विजिट हो गई। इसके अलावा कुछ और बेसिक लेवल जैसे लीवर, किडनी काउंट, है ना, ये सब चीजें अपन कराते हैं। अब ये जेनस काइनेज इनहिबिटर एल्डरली पॉपुलेशन में थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, पर्टिकुलरली किसी को अगर स्ट्रोक हो रखा हो, या फिर किसी को हार्ट अटैक आ रखा हो, सीवी स्ट्रोक मतलब कि पैरालिसिस हो रखा हो, या किसी को हार्ट अटैक आ रखा हो, या किसी को अभी रिसेंटली herpes जोस्टर हुआ हो। तो ये सारे कुछ ऐसी सारी चीजें होती है जो हमको देखनी पड़ती है, क्योंकि इनसे कभी कभी थक्का बनने की रिस्क जो होती है बढ़ जाती है। लेकिन सही डोज में सही मेडिसिन आपको रुमेटोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे। मान लो कि आप पेशेंट एक्स को एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसकी एज 21 साल है, वो टोफासिटनिब खा रहा है, वो उसने 10 साल भी खा ली तो शायद कुछ नहीं हो। लेकिन पेशेंट वाई जो है वो 65 साल का है, उसको हार्ट अटैक भी आ रखा है, उसने टोफासिटनिब खा ली तो अगले साल हो सकता है वो खत्म भी हो जाए, है ना। तो हर मेडिसिन के लिए एक पीछे विज्ञान है ना। वो विज्ञान जो है वो आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, पर समझ जरूर सकते हैं। वो उसको पढ़ने के लिए रोमेटोलॉजिस्ट ने पढ़ाई कर रखी है, दे आर वेल क्वालिफाइड, दे नो देयर मेडिसिन, है ना। मोस्ट ऑफ द रोमेटोलॉजिस्ट नो देयर मेडिसिन एंड दे स्क्रीन, है ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल DMDRNB रोमेटोलॉजिस्ट जो है दे स्क्रीन, दे ट्रीट पेशेंट मेटिकुलसली, है ना। तो आपकी जो एक पर्चे पे एक दवाई रहती है उसके पीछे 20 सालों का अनुभव होता है ना। और 20 सालों का विज्ञान जो एक्यूमुलेट होके आपको एक दवाई के रूप में बनता है। तो ऐसा मत सोचो कि डॉक्टर ने 2 मिनट में पर्चा बना दिया, उसके पीछे वो बहुत सारा विज्ञान एक्यूमुलेट करता है, आपकी पूरी कंडीशन को एनालाइज करता है, आपके लिए मोस्ट सुटेबल मेडिसिन वो निकाल कर देता है कि ये वाली मेडिसिन लेने से आपको फायदा होगा और नुकसान चाहे कम। तो अगर कोई बोले कि सर मैं तो आयुर्वेदिक दवाई खा रहा हूँ, इससे तो कोई नुकसान नहीं होता, और मैं तो होम्योपैथी खाता हूँ सर उसका तो नुकसान ही नहीं होता। देखो, अगर कोई मेडिसिन नुकसान नहीं करती है ना, कोई ये क्लेम करता है कि उसका नुकसान नहीं है, तो शायद वो मेडिसिन ही नहीं। हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, अगर वो वास्तव में मेडिसिन। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटल तो बात नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथिक हो। अब प्रश्न ये है कि आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को उसके नुकसान पता है या नहीं। जैसे हमको इनके नुकसान पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्रीन करेंगे, फिर उसको मरीज को 1 महीने बाद बुलाएंगे, फिर 3-3 महीने से बुलाएंगे, देखेंगे कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। साइड इफेक्ट आएगा तो दवाई बदल दी जाएगी, टॉलरेट नहीं होगी तो दवाई बदल दी जाएगी। तो उसके लिए क्या जरूरी है, रेगुलर फॉलोअप नितांत आवश्यक है। तो आप अगर फॉलोअप को मिस करते जाओगे तो फिर दिक्कतें बढ़ती जाओ। कई बार ये होता है कि हमने दवाई लिखी, आज लिख दी दवाई, अब मरीज क्या करते हैं, 1 साल बाद आते हैं, सर हमने तो आपको 1 साल पहले दिखाया था, आपकी दवाई खा रहे हैं। तो वास्तव में क्या होता है, वो अपनी दवाई खा रहे हैं कि मेरी लिखी हुई खा रहे हैं। मैंने तो 1 महीने के लिए लिखी थी, उसके बाद के 11 महीने मरीज ने स्वयं डॉक्टर बन के अपने हिसाब से दवाई ली, क्योंकि 1 महीने बाद अपने को तो प्लान था कि साइड इफेक्ट को देखना है। तो मरीज अपने डेट होशियारी के अंदर या फिर कोई पारिवारिक परिस्थिति के अंतर्गत उसको नहीं कर पाता। लेकिन इसमें देखो, अगर कोई परिस्थिति है तो बात अलग है, लेकिन सेल्फ को बहुत स्मार्ट समझते हुए अधिकतर मरीज ऐसा करते हैं। तो अपनी स्मार्टनेस के लेवल को अपने फील्ड तक रखना चाहिए, जहां पर फील्ड में एक्सपर्ट उपलब्ध हो, वहां पर मेरे से नहीं तो किसी दूसरे रोमेटोलॉजिस्ट से किसी न किसी से सलाह लेकर ही दवाई को कंटिन्यू करना चाहिए। तो डॉक्टर जितने समय के लिए बोले उतने समय के लिए लो, जितने समय में रेगुलर फॉलोअप बुलाया है लो। नहीं तो क्या होगा, दवाइयों के साइड इफेक्ट आएंगे, वो कौन भुगतेगा, पेशेंट्स पर। और फिर कहेंगे डॉक्टर साहब आपकी दवाई खा रहे हैं 1 साल से इसीलिए हो रहा है। अब वो तो डॉक्टर साहब की दवाई नहीं है, वो तो मरीज की स्वयं की दवाई है। तो ये चीजों को अपने को समझना पड़ता है। तो रेगुलर फॉलोअप रखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में तीसरा सेगमेंट आता है कि कुछ जांच अपन ने पहले करवाई, कुछ जांचें अपन बाद में करवाते हैं, कुछ इन्फेक्शन की अपन स्क्रीनिंग करते हैं, और कुछ की वैक्सीन लगाते हैं। तो वैक्सीन क्या होती है, जो इन्फेक्शन को होने से रोकती है। जैसे जेनस काइनेज इन्वेटर किसी को चल रहा है तो हम उनको फ्लू, निमोनिया, हर्पीस, हेपेटाइटिस, तो ये वैक्सीन के बारे में हम उनको बताते हैं, और फिर उनको पढ़ के आने के लिए बोलते हैं कि आप पढ़ के आओ। ये वैक्सीन लगाने से क्या होता है, फ्लू होने की, निमोनिया होने की, हेपेटाइटिस, हर्पीस होने की संभावनाएं कम हो जाती है। हो सकता है ये हो जाए पर जल्दी रिकवर कर जाए। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, देखो हम जो अनुभव करते हैं, जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं वो इन्फेक्शन से कम कॉम्प्लिकेट होते हैं। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं उनको बार बार हॉस्पिटल विजिट लगती रहती है। आज फ्लू हो गया, कल निमोनिया हो गया, 1 साल बाद हर्पीस हो गया, कभी हेपेटाइटिस भी हो गया, तो उसके कारण उनके हॉस्पिटल विजिट बढ़ती रहती है। तो वैक्सीनेशन जो है वो आपके लॉन्ग रन में दवाइयों की सेफ्टी के लिए नितांत आवश्यक है। अगर फाइनेंशियली साउंड है
कोई इश्यू नहीं है तो सभी वैक्सीन डॉक्टर से चर्चा करके लगानी चाहिए। इसमें दूसरी बात आती है कि कई लोगों को भय है कि कोविड के बाद से वैक्सीन लगाने में भय हो गया। तो क्या होता है कि देखो, वैक्सीन जो कोविड के टाइम आई थी वो जल्दीबाजी में निकली हुई, एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। ये फ्लू, निमोनिया, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, इनके पीछे कितने ही सालों की स्टडी हुई। और हर साल हम कम से कम हजारों पेशेंट्स को ये वैक्सीन लगवाते हैं, हर साल हजारों, कम से कम बता। तो ये तो केवल मेरी ओपीडी का डेटा है, बाकी जगहों पे भी कई हजार लोग ये लगाते होंगे। तो वो इन पे ऑब्जर्व्ड है, टेस्टेड है, और ये एकदम सेफ है। और ये सेफ्टी जो है आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहे तो डॉक्टर से जाके पूछ सकते हो। लेकिन स्वयं के आधार पर ये अजम्पशन बना लेना कि वैक्सीन से नुकसान होगा, है ना, वैक्सीन मेरे क्या काम की, ये अनावश्यक खर्चा है, ये जो है अगर अफोर्डेबल हो तो आपके लिए हानिकारक। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो अपन इस विषय में चर्चा कर सकते हैं कि इन्फेक्शन हो तो कैसे ठीक करना है, वो अपन केटर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अधिकतर मैं क्या देखता हूँ कि मरीज मोस्टली अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी पर उनकी हेल्थ नहीं होती। मतलब उनके लिए वैक्सीन उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हो सकता है कि एक सामान्य शादी ब्याह में खर्च, या फिर एक सोशल दिखावा किसी भी चीज से, या बड़ी कार, ये हो सकता है उनकी प्रायोरिटी हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कॉस्ट गाड़ियों में आने वाले मरीज भी कई बार ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं है ना। तो जेन्युइन लो अफोर्डेबिलिटी को एड्रेस करना एक अलग चीज है, लेकिन हेल्थ के ऊपर एक्सपेंड नहीं करने की इच्छा का हट जाना मोस्टली पेशेंट को स्वयं ही देना होता है, सूनर और लेटर। तो इस चीज को समझना चाहिए कि अपना हेल्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर खर्चा करने में अपने को कोताही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करूंगा कि मेरे अनुभव में जितने मैनुअल लेबरर्स हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प है, जिनके हाथ से काम होते हैं, जिनको पता है कि अगर उनके हाथ पांव नहीं चले तो उनकी रोजी रोटी रुक जाएगी, बहुत ही रिलीजियसली मेडिसिन लेते हैं। जितना बताते हैं उतना लेते हैं, और महंगी से महंगी दवाई लेकर भी हमेशा शरीर को चालू रखते हैं। क्योंकि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में अपनी हेल्थ को लेके अवेयरनेस आज के समय में मिडिल और हायर से बहुत ज्यादा है। हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस तो अलग ही फंडों में उलझ रही है ना, कोई फैंटेसी डाइट और न जाने क्या क्या चीजों में। और जो मिडिल है वो बैलेंसिंग जरूरत पाते हैं। जबकि लोअर वाले मिडिल की तुलना में अच्छा खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, कोई पिज्जा बर्गर नहीं खा रहे हैं, है ना। और ये मिडिल वाले जो है ये अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या देखते हुए, अपर देखते, और वो अलग ही फैंसी आइडिया है। तो अपने स्वास्थ्य की कदर करना अपने को सीखना चाहिए। आगे चलते हैं। तो यहाँ से अपन बढ़ते हैं आगे। तो अपन ने क्या देखा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे अपन ने देखा जेनस काइनेज इनहिबिटर दे सकते हैं। फिर एक आध जोड़ में सूजन हो तो वहां पे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, अरे डॉक्टर साहब हमारे तो स्टेरॉइड लगा दें। देखो, स्टेरॉइड जो है शॉर्ट कोर्स सिंगल डोज मोस्टली सेफ है, पर ये सही हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन पूरा इलाज ही स्टेरॉइड पे करें, बाकी दवाइयों को असर आने में समय लगता है, तो तब तक अपन स्टेरॉइड का लोकल इंजेक्शन एक आध जोड़ में दे सकते हैं। सर्जरी मोस्टली उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड रहती है, और मोस्टली इसमें कूल्हा बदलता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मरीज नेग्लेक्ट करते हैं, कूल्हे की हड्डियां घिस जाती हैं, वहां पे दवाइयों के काम करने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, फिर उनको कूल्हा बदलवाना पड़ता है। तो इस अवस्था तक ना पहुंचे तो आवश्यक है कि पहले ट्रीटमेंट ले लो। एक्सरसाइज इस रोग में एक मेडिसिन का काम करती है, तो इससे आपकी नींद भी सही होती है, पेन भी सही होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, अपनी हाइट के अनुसार सही वेट में रहता है। तो ओबेसिटी एक बड़ी पेंडेमिक है, तो आप देखोगे कि आज की तारीख में सब ओबीस हुए जा रहे हैं। अब ओबेसिटी को क्या है कि लोग रोग नहीं मानते, यहाँ से समस्या शुरू होती है। सबसे पहली बात है कि ओबेसिटी एक रोग है, उसको लोग कॉस्मेटिक कंसर्न मान के बैठे हैं कि अरे हम तो ऐसे दिखते हैं, है ना। ओबेसिटी की ट्रीटमेंट संभव है, पहले आप स्वयं से ट्राई कर लीजिए, नहीं होता है तो एक डीएम एंडोक्राइनोलॉजी क्वालिफाइड डॉक्टर को आप दिखाइए। कई सारी डाइटरी मॉडिफिकेशन, कई सारी मेडिसिन आपको वजन कम कराने में हेल्प कर। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात आती है कि सर आपने तो एंडोक्राइन के पास भेज दिया, हमने तो हम तो आपको दिखाने आए। अरे जो रोग की स्पेशलिटी दूसरा डॉक्टर हमसे बेहतर देखेगा, हम उसके पास आपको रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बेहतर ट्रीटमेंट। जब मेरे को पता है कि नेक्स्ट डोर एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है जो आपके मोटापे को, फैटी लीवर को, कोलेस्ट्रॉल को, डायबिटीज को, थायराइड को, पीसीओएस, हार्मोनल इश्यूज को मेरे से कई गुना बेहतर ट्रीट कर सकता है, तो उससे राय लेने में भी लोगों को संकोच होता है कि अरे वो डॉक्टर को जाके 300 रुपये और देने पड़ेंगे, वहां पे जाके हमको उसको एक डॉक्टर के पास और भेज दिया। अगर एक रेफरल कोई डॉक्टर आपको लिख रहा है तो ये मान के चलिए कि वो आपके स्वास्थ्य के लाभ को देखते हुए लिखता है। और मरीजों को बहुत हेजिटेशन है दो डॉक्टर से मिलने। आप देखो, अगर दो प्रकार के रोग दुर्भाग्य से आपके शरीर में है, जैसे स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस और मोटापा, तो दुर्भाग्य से आपको दो डॉक्टरों की राय ले लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक ही जनरल फिजिशियन के पास, एमबीबीएस डॉक्टर के पास, यूनानी के पास जाओगे, दोनों मिसमैनेज करा दो।
तो वहां पे स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस भी बर्बाद होगा, मोटापा भी बर्बाद। जब एक्सपर्ट अवेलेबल है तो हमने वो इलाज लेना चाहिए। भारतीय हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक्सपर्ट के पास सीधा जाके दिखा सकते हो। अगर आपको कभी समय मिले तो उन लोगों से चर्चा कीजिए जो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा रहते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट के, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट के मिलने के पहले जीपी के थ्रू होके जाना पड़ता है। मतलब आप एक्सपर्ट की ओपीडी में डायरेक्ट जा ही नहीं सकते। जो भारत में आप सीधा एक्सपर्ट के पास जा सकते हो, उनकी फीस भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हेजिटेशन को तोड़ना, ये अपनी समझ कि अपने हेल्थी वेट में बने रहने के लिए स्वयं से प्रयास करें। स्वयं का प्रयास विफल हो जाता है तो एक्सपर्ट ओपिनियन ले, और डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब मेरा तो वजन कम नहीं हो रहा, मैं किसको दिखाऊं, है ना, या आप बता दो। अब ये जो अवेयरनेस है, ये आना बहुत जरूरी है ना। फिर पोस्चर पे काम करना। अब क्या होता है कि आजकल लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। अब लैपटॉप पे कैसे काम करते हैं? ऐसे गर्दन आगे पूरी झुकी हुई, और दर्द की वजह से क्या होता है, गर्दन और आगे आ जाती है, और फिर उसको ऐसे ही रखते हैं, फिर मूवमेंट नहीं करती। तो अपने पोस्चर को सीधा रखना। कुर्सी पे बैठे हो तो सीधे बैठो, सोफे पे बैठे हो, सहारा लेना चाहते हो तो पूरा सहारा ले लो। स्टैंड टॉल, वॉक टॉल, है ना, सीधा लंबा खड़ा होना और टॉल होके चलना। अगर नहीं चल पा रहे हो, गिरने की संभावना है, तो कैन ले लो, वॉकर ले लो, पर गिरो नहीं। स्टेबिलिटी को ढूंढो। चूल्हे के अंदर होने वाली समस्याओं से मोस्टली ऐसा होता है ना। तो अपना पोस्चर सही रखना बहुत जरूरी। अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करो कि यार ये बढ़ रहा है, अरे यार बढ़ कम हो रहा है। पहले तो केवल कमर के जोड़ में ही था, और हाथ के जोड़ में भी आ गया, आंखों में सूजन भी आ गई। एक बार डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए क्या? चमड़ी में पपड़ी आ रही है, हथेली में पपड़ी आ गई, तो एक बार दिखाना चाहिए क्या? तो डॉक्टर से जाके मिलो, समझो, है ना। तनाव, तो ये जो तनाव है, अनावश्यक रूप से जो तनाव हर जीवन में डेरे आजकल डाल रहा है, वो सभी समस्याओं का जनक है। तो आप ये समझो कि बार बार होने वाला तनाव जो है, वो आपको कई सारी समस्याओं में फंसा देता है। तो आप जैसे व्यायाम के प्रोग्राम, जैसे ध्यान, योग, आसन, सूर्य नमस्कार, ये सब कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेंटल हेल्थ नहीं तो खराब। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सेटबैक है, साइकेट्रिस्ट को दिखाना, मतलब कि स्टिग्मा, कि साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, सर मेरे को तो पागलों के डॉक्टर के पास। देखो, अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो फिजिकल हेल्थ सही नहीं हो सकती। उसके लिए एक्सपर्ट उपलब्ध है। आप पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बात करो, वहां से समस्या नहीं सुलझती है तो वो आपको रेफर करेंगे एक सूटेबल साइकेट्रिस्ट के पास। डॉक्टर आपकी सहायता के लिए बने हैं। भारत में इतने सारे डॉक्टर हैं, वॉक इन अवेलेबल है, पर लोग उनका लाभ नहीं ले पाते, है ना। और जो अपने नियंत्रण के परे चीज है, उनको नहीं छोड़ पाते। तो हेल्थी डाइट खाना, हेल्थी डाइट क्या होती है वो सबको पता है, सॉरी, लेकिन हेल्दी डाइट खाते नहीं। तो हेल्दी डाइट का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रेश। तो जो चीज फ्रेश है, जैसे ड्राई फ्रूट, फ्रूट सैलेड, है ना, और रॉ। रॉ मतलब कि जो बहुत पका हुआ नहीं है, जो इसके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे कच्ची चीजें, है ना, कच्ची सब्जी, कच्चे फल, कच्चे ड्राई फ्रूट, है ना। फिर तीसरा इसका कॉन्सेप्ट आता है ऑयल की मात्रा कम, या घी की मात्रा कम, है ना, ऑयल, और ऑयल में रोटेशन ऑयल। फिर नॉन वेज जो स्पाइसी बहुत ज्यादा है, उनकी यूटिलिटी, स्पाइस फिश की यूटिलिटी कम, है ना। तो आप देख रहे हो सबसे नीचे क्या है, जो वो चीजें हैं जो अपन मनुष्य इतने सालों से खा रहे हैं। और ये प्रोसेस फूड, जैसे कि ब्रेड, बन, पिज्जा, बर्गर, ये जितनी प्रोसेसिंग है, ये सब फूड की क्वालिटी को डाउन कर देता है। स्मोकिंग को छोड़ना, तंबाकू, गुटखा, काला धन बन जाए, इनको छोड़ना, क्योंकि तंबाकू खाने से गठिया होता है, तंबाकू खाने से गठिया बढ़ता है, और तंबाकू खाते रहोगे तो गठिया आपका ठीक नहीं होगा। फिर एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के कुछ मिथ। सबसे पहला जो मिथ है कि वो जो है 17 से 45 में ही होता है। तो वास्तविकता क्या है कि ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन कॉमन एज है 17 से 45 के पुरुष। फिर कई लोग बोलते हैं, अरे सर मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ेगा 1-2 दिन, फिर चौथे 5वें दिन से आराम आएगा। तो पहले एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन खा के व्यायाम शुरू कर लेना। ऐसा वेट नहीं करना है कि मैं तो दर्द से पूरा आराम आ जाएगा तभी एक्सरसाइज करूंगा। तब क्या होगा कि आपकी समस्याएं बढ़ती, तो ऐसा नहीं करना। व्यायाम को जितना जल्दी हो सके शुरू कर लेना। फिर एक चीज ये बोलते हैं कि सर ये तो लड़कों की बीमारी है, मैं तो लड़की हूँ, है ना, या मैं तो महिला हूँ। तो महिलाओं को भी हो सकता है, महिलाओं में कमर का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, और हो सकता है महिलाओं में घुटने, एंकल, आंखों में यूवीआइटिस, मुंह में छाले, ये चीजें ज्यादा होती हैं। फिर पुरुषों में क्या ज्यादा होता है? पुरुषों में मुंह में छाले, प्राइवेट पार्ट पे, पीनिस के टिप पे अल्सर। तो यहाँ पे एक और चीज रहती है कि ना, डॉक्टर से शाई नहीं होना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए, जैसे पीनिस के टिप पे अल्सर बन रहा है, पीनिस मतलब लिंग का ऊपरी भाग जो है उस पे अल्सर बन जाता है, लेकिन डॉक्टर को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इशू है, तो वो डिस्कस नहीं करते, तो पूछने पे भी नहीं बताते। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जामिनेशन में रिवील होता है कि पेशेंट को पीनिस के टिप पे भी अल्सर्स होते हैं, और पेशेंट उसका ट्रीटमेंट ही नहीं लेता, शर्म के मारे। तो डॉक्टर के पास में बहुत ज्यादा शर्म के पर्दे नहीं रखने चाहिए, जो बात है सीधी, स्पष्ट और खुल के बता देनी, है ना। फिर इसके रेस्ट लेने से इंप्रूव हो जाता है। सर आप मेरे को तो बेड रेस्ट बता दिया गांव में डॉक्टर साहब ने, बेड रेस्ट से ही समस्याएं बढ़ जाएंगी। किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म रेस्ट काम का है। फिर भी बहुत बड़ा मिथ है, सर ये तो लाइलाज बीमारी,
लाइलाज, इसका तो कोई इलाज नहीं। तो देखो भैया, आज की तारीख में जितना इलाज बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, इन रोगों का है, उनसे बेहतर इलाज एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का है। पर प्रश्न ये है, क्या आप वो इलाज लेने के लिए तैयार है? क्या आप स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए तैयार है? क्या आप लॉन्ग टर्म रेगुलर फॉलोअप के लिए तैयार है? तो इलाज है, बिल्कुल भी लाइलाज नहीं। प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते सर, मेरे को तो एएस है, मैं प्रेगनेंसी कैसे प्लान करूँ? तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो कुछ बायोलॉजिकल, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो प्रेगनेंसी में सेफ रहती है, उसमें आपको स्विच कर देते हैं। तो प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी प्लान कर सकते हैं, बस दवाइयों को थोड़ा बदलना रहता है। वो आप ट्रीटिंग डॉक्टर से डिस्कस करोगे, वो आपको गाइड कर देंगे। वही एंटी इंफ्लामेटरी डाइट सर, ये इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर है, वो बोल रहा है कि ये डाइट ले लो, ये कोई तो सी बकथोल है, न जाने क्या क्या चीजें हैं, कि इससे सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे किसी मूर्खतापूर्ण छलावे बहकावे में आके अपने रुपए वेस्ट नहीं करें। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि लोग ये जो क्योर के क्लेम के पीछे लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। लाखों रुपए, सत्य बता रहा हूँ, है ना? क्योंकि उनको वहां पे कौन बोलता है, वहां बोलता है हम आपको क्योर कर देंगे, जड़ से आपकी बीमारी मिटा देंगे, और लाखों रुपए वहां खर्च कर देंगे। लेकिन जब डॉक्टर उनको 3,000 रुपए की जांच लिखेगा ना, तो उनको लगेगा अरे डॉक्टर ने 3,000 की जांच लिख दी, अरे मेरी तो दवाई महीने की 2,000 की हो गई। लेकिन वही क्योर के पीछे, क्योर की आशा के पीछे वही पेशेंट जाके ऐसा करे। तो ऐसे कोई छलावे बहकावे में नहीं आए। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को फॉलो करें, रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें, एक्सरसाइज करें। और जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, उनसे डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर ये मैं सी वक्तौल खा लूं क्या, है ना? तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का इसमें जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। तो आपको कोई प्रश्न है तो वो पूछ ले, है ना कोऑर्डिनेटर्स? अंकुर। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये गठिया के रोग के लिए कौन से मतलब फ्रूट्स खाने होते हैं, डाइटरी प्लान ये सब बता सकते हैं कुछ? हाँ, देखो क्या होता है कि पहली बात तो, अगर कोई ये बोल रहा है कि ये खाने से गठिया चला जाएगा या ये खाने से गठिया होता है, तो वो मिथ है ना? कोई ना, तो कोई चीज खाने से गठिया होता है नहीं, कोई चीज ना खाने से वो चला जाए। लेकिन अगर मान लो कि मेरा शरीर ऐसा है कि मेरे को ना खट्टी चीज सूट नहीं कर, हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, तो मेरे को प्रयोग करके देखना चाहिए। जैसे नींबू खा के आपको मान लो कि लगता है कि मेरा गठिया बढ़ जाता है, या खट्टे फल खाने से आपको लगता है कि मेरा गठिया बढ़ता है, तो प्रयोग करके देखो। तो दूसरी बात है कि पहले ट्रीटमेंट चालू करो, 2 महीने का ट्रीटमेंट हो गया, फिर एक एक करके प्रयोग करके देखो कि आपके शरीर को क्या सूट करता है ना? कोई ऐसा फल नहीं है जिसको खाने से गठिया चला जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं है जिसका हम परहेज करते हो। जो सीजन के मौसमी फल आते हैं, जैसे अभी एप्पल आ रही है या फिर आम चले गए हैं, जो मौसम का फल है वो आपको खाना चाहिए और प्रयोग करके अवश्य देखना चाहिए। ऐसे भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि सब खट्टे फल नहीं खाएंगे, हमने तो सब खटाई छोड़ दी, हम तो राई भी नहीं खाते हैं। तो ऐसी भ्रांतियों में नहीं रहो, अपने शरीर को कैसा है समझो, स्वयं से प्रयोग करके देखो। एक बार टमाटर खाया, दर्द बढ़ा, अगली बार फिर खा के देखो, अगली बार फिर खा के देखो। और हर बार टमाटर खाने से अगर दर्द बढ़ता है, तो केवल टमाटर छोड़ो, नींबू मत छोड़ो, छाछ मत छोड़ो, उनके लिए अलग प्रयोग करो। पूछिए अलग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गठिया रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है? जिसके बारे में अपनी चर्चा हुई थी, देखो ये लंबा चलने वाला रोग, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, लिवर, किडनी, इनका इलाज लंबा चलता है, वैसे ही गठिया रोगों का इलाज लंबा चलता है। तो इलाज लंबा चलना और इलाज न होना, ये दोनों कथन में बहुत अधिक अंतर है ना? कुछ 10-20% लोगों में ये चला भी जाता है। जैसे HLA-B27 की बात करें, तो इससे कभी कभी रोग की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो हम ट्रीटमेंट बढ़ा देते हैं। रोग की एक्टिविटी नेचुरली कम हो जाती है तो हम ट्रीटमेंट कम भी कर देते हैं। हो सकता है 4-5 साल तक कुछ ना हो, फिर 10 साल बाद अचानक से वापस गठिया आ जाए। तो ये सब चलता रह सकता है, लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है, डॉक्टर से मिलते रहे। क्या मोटापा गठिया रोग का कारण बन सकता है? जी, मोटापे के कारण घिसाव वाला गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। देखो क्या होता है कि ये नॉर्मल जो घुटना होता है ना, उसके अंदर ऐसे बीच में ग्रीस होता है, और वो बीच में कार्टिलेज होती है ताकि वो एक दूसरे पे ना घिसे। अब जो मोटापा रहता है उनके अंदर क्या होने लग जाता है, ये बीच की कार्टिलेज घिस जाती है, और ये एक दूसरे पे रगड़ रगड़ कट 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 कट। देखो भगवान ने जो कंकाल बना के दिया है अपने को, वो एक हाइट जो अपनी है उसके अनुसार एक वेट उठाने के लिए दिया है। अब अगर आप वो कंकाल से ज्यादा काम करवाओगे, है ना, हड्डियों से, तो हड्डियां तिरछी होने लग जाएंगी, हड्डियां घिसने लग जाएंगी। तो जो रोग 70-80 साल में होने वाले थे, वो 40-50 साल में। इसीलिए मैंने हाईलाइट किया, मोटापा एक रोग है। सबसे पहले उसको रोग की तरह डील करो, फिर उसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से सलाह लो। पहले रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहते हो तो मिल लो, लेकिन अगर केवल मोटापा कंसर्न है तो एक डीएम एंडोक्राइनोलॉजी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलो और उसका निराकरण करो। और एक और क्वेश्चन आया है
क्या मौसम का गठिया रोग पर प्रभाव पड़ता है? जी, क्या होता है कि जैसे बादल के समय में या ठंडी के समय में दर्द की अनुभूति बढ़ जाती है, क्योंकि हवा का प्रेशर बदल जाता है, तो उसकी वजह से जकड़न बढ़ जाती है। तो केवल मौसम से, ठंडे मौसम से गठिया नहीं होता, ठंडे मौसम के अंदर दर्द की अनुभूति बढ़ जाती है। जैसे ठंड में चोट लगने से दर्द ज्यादा होता है ना, वैसे ही गठिया के रोगों को पेन का अनुभव ठंड में बढ़ जाता है। तो इसलिए हम सलाह देते हैं कि हाथ पांव को गर्म रखें, ठंडे पानी में हाथ नहीं डालें, फ्रिज से कुछ निकाल रहा हो तो कपड़े पकड़ के निकालें। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कि गठिया रोग के कब सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है? जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है, मतलब हड्डी पे हड्डी पूरी एकदम चिपक गई है, घिसने लग गई है, आपको डॉक्टर खुद ही गाइड कर देते हैं रोमेटोलॉजिस्ट की, देखो इस जोड़ में अभी दवाई काम नहीं कर, तो उसके लिए ऑपरेट कराओ। तो रोमेटोलॉजिस्ट आपको रेफर कर देते हैं सूटेबल टाइम आने पर, है ना। और मोस्टली तो ये मानो कि सर्जरी की आवश्यकता पड़ना मतलब ट्रीटमेंट फेलियर, तो या तो मतलब उसका ट्रीटमेंट सही से हुआ नहीं, या मरीज ने ट्रीटमेंट सही से लिया है। नहीं तो आज के समय में मरीजों का एक भी जोड़ गठिया से खराब नहीं होता, उन मरीजों का जो टाइम से डॉक्टर की सलाह मानते हैं। ओके। और गठिया रोग में कौन कौन से व्यायाम लाभदायक होते हैं और कौन से जैसे व्यायाम है अपन जो ने नहीं बात करी, करना चाहिए? जी, तो अपन ने बात करी कि एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, है ना, और सूर्य नमस्कार, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, इनसे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो बाकी आपके रोग के अनुसार एक्सरसाइजेज डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं, तो उनसे सीख कर स्वयं करना है। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आज ये मशीन लगवा रहे हैं, कल वो मशीन लगवा रहे हैं, उससे केवल फिजियोथेरेपिस्ट को फायदा होता है, आपको मोस्टली लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होता। जब तक वो मशीन लगती है तब तक आराम लगता है, फिर वो मशीन उतार देते हैं तो फिर आराम खत्म हो जाता है 2 दिन में। तो व्यायाम जो है वो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके वैक्सिंग मशीन, कपिंग, ये सब नहीं कराना चाहिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गठिया रोग छोटे बच्चों को भी होता है? जी, हो सकता है छोटे बच्चों को भी, काफी छोटे बच्चों एज में, जैसे 1-2 साल के बच्चों में भी गठिया रोग हो जाता है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अलग रहता है और उनकी तीव्रता भी अलग रहती है। तो ऐसे अगर दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर के पास लाके दिखाना चाहिए। ओके। तो अरुण जी, अभी तक इतना ही सवाल थे जो अटेंडेंस थे। जी, ओके, ठीक है। धन्यवाद। तो धन्यवाद, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू चेतन जी, Thank you so much, sir. वैल्यूएबल मीटिंग के लिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स। नमस्ते। Thank you so much, sir. Have a good day, sir. गुड डे। आपका भी।